क्षितिज जी, ट्रैवलिंग जैसे सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज देती है ऐसा नहीं है, ग्रूम भी करती है। जैसे हर ट्रैवल स्टोरीज में या हर एक के इंसान की लाइफ में ट्रैवल का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल या अनप्लान रहता है। आप जो बोले ना, मुझे एक ऐसी चीज़ रिकॉल हुई जो शायद मुझे आज तक अनरियल लगती है। ये काफ़ी पहले की बात है और एक कुछ ऐसा क्रिएट हुआ जो मैं आज भी नहीं भूलता। आज भी मेरे पूरे मैं आरती देखा वहाँ, प्रॉपर आरती देखा और मेरी वहाँ बात हुई उस एनर्जी से और साइलेंटली मेरे कान में आवाज़ आया, लो आ गए। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट, जहां ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ लर्निंग, माइंडसेट और एक्सपीरियंस के साथ आगे जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन कंडीशनिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। He helps people in presence engineering and identity conditioning through Project Tasvir. Along with that, he is a traveler and also been a model in industry for 11 years. Please welcome Kshitij Chandrakar ji to our show. थैंक यू सो मच। क्षितिज जी, हम जनरली ट्रैवल की बात करते हैं तो इट्स लाइक कि वैकेशंस या हॉलीडेज से कनेक्ट किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लग रहा है कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का भी पार्ट है कि हाउ पीपल चेंज थ्रू ट्रैवल विथ देयर एक्सपीरियंसेस? बिल्कुल, जब हम ट्रैवलिंग के बारे में बात करते हैं तो ट्रैवलिंग सिर्फ घर से बाहर निकलना नहीं होता। हम्म। एक तरह की ये कंडीशनिंग होती है। हम्म। साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो हमारा ब्रेन एक लिमिटेड दूरी तक, लिमिटेड रोड तक, लिमिटेड इकोसिस्टम और ह्यूमन तक सेट होता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो इकोसिस्टम कंप्लीटली हमारे ब्रेन से अलग होता है। मतलब ये कि हम नई जगह में जा रहे हैं तो वहाँ के लोग हमें उस नज़र से नहीं देख रहे कि हम उस कंपनी के सीईओ हैं या उस कंपनी के मैनेजर हैं या उस कंपनी में काम करते हैं या हमारा बिजनेस इतना बड़ा है। हम उनके लिए कंप्लीटली फ्रेश होते हैं। जब हम कंप्लीटली फ्रेश होते हैं तो उनकी बिहेविंग सिस्टम हमको लेकर के कंप्लीटली फ्रेश होता है। तो जब हमारा ब्रेन एक ऐसे इको सिस्टम में जाता है जिस जगह में हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमें खुद को जानने का मौका मिलता है। तो ट्रैवलिंग मेरे नज़र में एक तरह की जर्नलिंग होती है, एक खूबसूरत जर्नलिंग जो कि एक कंप्लीटली ब्लैंक पेपर में होता है। जिस ब्लैंक पेपर में आपको बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि आप ऐसे हैं। लोग आपको एक फ्रेश तरीके से देख रहे हैं। अब जब हम इसको साइकोलॉजिकली समझेंगे, हाँ। हम अक्सर हमारे दिमाग में एक धारणा बना के बैठते हैं कि हम इतना काम करते हैं, लोग हमसे ऐसे बिहेव करते करेक्ट। हैं या फिर हमें ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। करेक्ट। लेकिन करेक्ट। जब आप ट्रैवल करते हैं, नई जगह में जाते हैं, तो पूरी धारणा एक बार में खत्म हो जाती है। वेरी ट्रू, यस। वेरी आपको कोई स्पेशल आदमी स्पेशल ट्रीटमेंट की तरह नहीं नहीं मिलता। मिलता। तब आपको मौका मिलता है खुद को जानने का कि आप कहाँ पर एक्चुअल में स्टैंड करते हैं। जिस एम्पायर को आप बनाए हैं वो एम्पायर सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड और लिमिटेड लोकेशन तक ही है। लेकिन ट्रैवलिंग आपको बताता है कि आपकी इंडिविजुअल जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ इमेज है, वो कैसे दिखती है। तो मेरी नज़र में ये साइकोलॉजिकली सबसे पहले अफेक्ट करता है। ग्रेट। क्षितिज जी, ट्रैवलिंग जैसे सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज देती है ऐसा नहीं है, ग्रूम भी करती है। जैसे कोई पर्सन ट्रैवल करता है तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अलावा उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ रोल प्ले करती है ट्रैवलिंग। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं पर्सनालिटी ग्रूमिंग की, इतिहास गवाह है कि जितने भी राजकुमार रहे हैं, अगर मैं बात करूं रामचंद्र जी की, तो वो अयोध्या में थे, वो तो राम लल्ला थे। लेकिन जब अयोध्या से बाहर निकले, वापिस आए, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हो गए, जो कि महाराज हो गए। तो ये कंडीशनिंग जब होती है इंसान के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आती है। क्योंकि इंडिया इतना खूबसूरत जगह है जहाँ हर एक मोड़, हर एक गली, हर एक शहर में नई बोली, नई भाषा, नए कल्चर हैं, जिसमें आपकी ग्रूमिंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है। आप 2 किलोमीटर आगे जाइए, पहनावा बदल जाएगा। 5 किलोमीटर आगे जाइए, खाने का तरीका बदल जाएगा। और उसमें जब आप एंटर करते हैं
तो लोग आपको एक नई चीज़ें सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे अगर हम बात करें इंडिया में ही, जो कि कंडीशनिंग को लेकर के ना सिखाते हैं। निर्माण यात्रा है, या फिर भारत जोड़ो यात्रा है, या फिर जो कंडीशनिंग गुरुकुल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग बेस्ड होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंसमेंट का काम करते हैं। आपके पास कुछ ऐसे कंडीशंस लाएंगे ट्रैवलिंग के वक्त नए लोगों से, जिसमें आपको उनसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डील करने का मौका मिलेगा। तो इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें आती वो प्री प्लान नहीं होती ना, अचानक से आई है। अब अचानक से आई है तो आप उस चीज़ों को फेस करो या भगो। भगोगे तो कुछ चीज़ें नहीं। वैसी ही रहेगी। हाँ। धोखे से अगर आप उसे फेस कर रहे हो तो आप वो पुराने इंसान नहीं रहोगे, अपने आप को बेहतर तरीके से देखोगे। तो से ग्रूमिंग तो होती है इसमें। ग्रेट। क्षितिज जी, हमारा जो माइंडसेट होता है या साइकोलॉजी होती है कंफर्ट जोन को लेके ट्रैवलिंग में, तो आपका क्या एडवाइस होगा उनके लिए जो कंफर्ट जोन से बाहर ट्रैवल करना चाहिए, उनके लिए, उनके साइकोलॉजी के लिए, या बेटर एक्सपीरियंस लाइफ लर्निंग के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि ट्रैवलिंग का मतलब जो मेरी नज़र में है वो कंफर्ट को ब्रेक करना है। बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि ट्रैवलिंग उनका कंफर्ट जोन होता है। मेरे लिए ऐसा है कि ट्रैवलिंग कंफर्ट को ब्रेक करना है। मतलब आप अपने अंदर एक शेल से बाहर निकल रहे हैं। आप वो दुनिया देखने जा रहे हैं, अगर पानी नहीं आया तो हम नहाएंगे कैसे? ट्रेन छूट गई तो हम क्या करेंगे? फ्लाइट मिस हो गई तो हम रात कहाँ बिताएंगे? अगर आप बाइक में गए हुए हैं, अरे यार पेट्रोल नहीं मिला तो, आसपास मैकेनिक नहीं मिला तो, ये सारी चीज़ें कंफर्ट होती है, क्योंकि हमें बहुत कम एज से लेकर के एक स्पेसिफिक एज तक, जब तक आप कॉलेज पहुंचते हैं, एक सेम लूप में बांधा रहता है। सेम आपको 8 बजे जाना है, 8 बजे से 1 बजे तक सेम रूटीन फॉलो सेम करनी रूटीन, है। हाँ। लेकिन एक लौती ट्रैवलिंग जो होती है वो आपके हिसाब से नहीं होते। ये पहले से ना प्री गाइडेड आपको रूल नहीं मिलता कि इस समय ऐसे होना है। आप जब इस चीजों को रिवाइज करेंगे अपने अपने ट्रैवलिंग टाइम को, हर एक ट्रैवलिंग आपकी जर्नी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नए हर्डल्स आएंगे, और वो हर्डल्स ही कंफर्ट को ब्रेक करता है। डेफिनेटली। और जब कंफर्ट ब्रेक होता है तो आपकी इन्हेंसमेंट 2x 3x 10x होती है। दैट्स ग्रेट। बहुत सही जवाब दिया आपने। तो क्षितिज जी, मुझे ये पूछना है कि आपका जो नया प्रोजेक्ट तस्वीर है वो काफ़ी यूनिक है। अभी तक तो आई एम प्रिटी श्योर किसी ने सुना नहीं है। सो एग्जैक्टली इसमें हाउ यू बिल्ड, या एग्जैक्ट सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट तस्वीर एक ऐसा वर्क स्पेस है, या फिर एक ऐसा माइंडसेट है, या फिर एक ऐसी एजेंसी है जो लोगों को मल्टीपल तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन एज इन कि वो अपने आप को सोशल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे दिखा रहे हैं। हम्म। अक्सर लोगों की मान्यता ये रहती है कि वो दूर से जो देखते हैं उसमें ही वही है। भरोसा करते हैं, हाँ। और आपको वैसे ही एक फ्रेम में बैठा करके रखते हैं। उससे आपकी लिमिटेशन आ जाती है। तो प्रोजेक्ट तस्वीर इन चीजों में उन हर एक रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि अपने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वर्क स्पेस को कर रहे हैं, या किसी आइडिया को कर रहे हैं, वो एक एक करके 5 चीजों में कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला कि आप अपीयरेंस में कैसे दिखते हैं, कंप्लीटली हेड टू टो। आपकी हेयर स्टाइलिंग से लेकर के, गारमेंट से लेकर के, ड्रेसिंग से लेकर के, स्टाइलिंग से लेकर के, इन सारी चीज़ों को आपके नेटवर्किंग और कनेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें आप बेस्ट इज बेस्ट सूटेबल हो, इन चीज़ों में वर्क करता है। दूसरा, जब आप लोगों से मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक तरह की आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है, और उस डिसिप्लिन में आपको एक स्पेसिफिक तरीके के बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ता है, यस। जिससे लोग आपको जानते हैं। तो हम बहुत ही फाइन लाइन में बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर को डिकोड करते हैं, और उससे उस ओकेशन के लिए, उस मीटिंग के लिए, और उस पोजीशन के लिए रेडी रेडी करवाते कर। हैं। जब हम बात अपीयरेंस और बिहेवियर की करें तो तीसरी चीज इसमें आती है, वो होती कम्युनिकेशन, यस। जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और वोकल,
मतलब आप उच्चारण कैसे ले रहे हैं, किन शब्दों का चयन कर रहे हैं और किन से किस तरीके से बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट चीज़ों में ऑब्जर्व किया जाता है और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके साथ ही दो मेजर सेगमेंट होते हैं जो मैंने पहले कहा, डिसिप्लिन। किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी पोजीशन में रहने के लिए आपके पास एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस पोजीशन की रिस्पेक्ट भी करता है और आपको रिस्पेक्टेबल बनाता है। तो इसमें हम किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, जिसमें मल्टीपल बहुत सारे सेक्टर आते हैं जिसको हम मैनेज करते हैं। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो एटिकेट्स। यस, वेरी एटिकेट्स कंडीशनिंग एक ऐसी चीज होती है कि आप कितने भी स्किल्ड हो जाए, कितने भी टैलेंटेड हो जाए और कितने भी वर्दी क्यों ना हो, अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और पीपल के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें वो फील नहीं करा रहे हैं, तो आप नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो इन 5 चीजों में प्रोजेक्ट तस्वीर, मैं और मेरी टीम मिलकर के लोगों की कंडीशनिंग करते हैं। तो एक तरीके से एक घड़े को हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए कहीं ना कहीं हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो घड़ा कैसा बनेगा। क्योंकि ये जो चीजें होती है ये आपके एजुकेशन सिस्टम के बाद बाहर की है है। कि आपको सोसाइटी के लिए कैसे रेडी करना है। तो ये है प्रोजेक्ट तस्वीर और मैं और मेरी टीम मिलकर के इसे मैनेज करती है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही Great. ज़्यादा अच्छा है ये, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत सक्सेस होगा ही। सो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन पूछना चाहूँगी कि ये सिर्फ कोई एज लिमिट तो नहीं है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, प्रोफेशनल्स के लिए भी हो सकता है, इवन हाउसवाइफ, मतलब बिल्कुल आजकल विमेन्स ऑल्सो वांट कि उनका नज़रिया पूरा चेंज हो, मतलब उनको देखे जो सोसाइटी, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो, राइट? बिल्कुल, हम इसे 3 सेगमेंट में मेजरली फोकस्ड करते हैं। पहला एक ऐसा सेगमेंट जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो एक पोजीशन में आने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जा रही है। क्यों? करेक्ट। क्योंकि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी जॉब प्रोफाइल में आते हैं, इनिशियल जो आपका 5 साल होता है वो रहता है उस पोजीशन में पहुंचना है हाँ। या इतना लमसम अमाउंट का आपको पैसे लाने हैं। लेकिन उसके बाद क्या करना है? आप अपने शेल से जब बाहर निकलते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं, अपने ब्रांड को आगे जा कर के आप उसके बारे में बताते हैं, उसके लिए आपको एक स्किल चाहिए होता है। हम उन्हें केटर करते हैं जो कि अपने वर्क में आफ्टर 5 ईयर, फ्रॉम 5 टू 15 ईयर्स कैसे उसको स्केल करें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप अपने कलीग से कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से। तो एक प्रॉपर एक मॉड्यूल डिज़ाइन होता है इसमें, पर्सन टू पर्सन, हर एक किसी के लिए अलग होगा। दूसरा सेगमेंट होता है जिसमें हम उन क्लाइंट्स को केटर करते हैं जो अगेन सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में आते हैं। किसी भी पोजीशन में रहने के लिए आपको एक स्पेसिफिक तरीके की पोर्टफोलियो को मेंटेन करना पड़ता है। अब चूंकि आपको फैमिली बिजनेस मिला है, हम्म। अब आप अपने पापा, अपने दादा या उनके दादा से विरासत में मिली हुई चीजों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस आपको हमेशा किस नजर में देखेंगे कि उस घर के आप बच्चे हैं। उनका, हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आप देखेंगे किसी भी फैमिली में कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ये तो हमारे बाबा हैं, है ना, ये तो छोटू भैया हैं हाँ। या छोटा बाबा है, ऐसे करके। अब उस इंसान को आप किसी की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिला है या फिर हेड ऑफ मैनेजमेंट मिला है, तो लोगों को वो रास नहीं आता है। तो हमारा काम होता है कि कंप्लीटली उनकी इमेज को ट्रांसफॉर्म करना और उस पोजीशन के लिए उनको आगे रेडी बढ़ाना। करना। थर्ड सेगमेंट जो होता है, जो कि अगेन ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। जैसे जो फीमेल हैं आफ्टर प्रेगनेंसी अपने आप को ला रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो वेट लॉस की वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने ड्रॉबैक्स की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, हेयर फॉल की वजह से हो सकता है, डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि ये बात बहुत छोटी होती है लेकिन उस इंसान के लिए इतना बड़ा कमबैक होता है कि हम उसे केटर करते हैं तो उनके लिए वो नॉर्मलाइज होता है। तो इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारी मॉड्यूल प्री डिज़ाइन होती है। इसके अलावा हम जब किसी भी इंसान की केटरिंग करते हैं तो वो कितने वक्त से लेकर के अब तक क्या किया है और कैसे करना चाहता है, इसको प्रॉपर तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हुए उनके लिए एक नया मॉड्यूल बनाते हैं। तो ये एक तरीके से टेलर्ड
bespoke टाइप का हम्म, मॉड्यूल होता है हम्म, जिसमें हर एक शख्स के लिए, हर एक पोजीशन के लिए, हर एक तरीके से प्लानिंग की जाती है। नाइस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें अकॉर्डिंग टू मतलब जब आप उनको इमेज मैनेजमेंट के थ्रू जो भी आप उनको दे रहे हैं सर्विसेज, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ उनके रिलेटेड अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं आपकी कोर्स में या आपके प्रोसेस में, तो वो भी आप करके देते हैं उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो कोर्सेज़ होते हैं बेसिकली ये कोर्सेज़ वैसे कोर्सेज़ नहीं है जैसे स्कूल वाले सिस्टम में। ये प्रैक्टिकल होता है, ये थ्योरेटिकल भी होता है, ये काउंसलिंग बेस में भी होता है और इसमें हम लोगों को अलग-अलग सिचुएशन में, कंडीशन में लाते हैं। इन सारे प्रोसेस में एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप बहुत ह्यूमिलेटेड फ़ील करेंगे। ओके। आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फ़ील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा ना बहुत डाउन फ़ील करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके कम्फ़र्ट को ब्रेक कर रहा हूँ। एक तरह की ये जर्नी है, एक ट्रैवलिंग है ना? आप अपनी जर्नलिंग कर रहे हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन। फ़र्क इतना है, अभी आप बाइक या कार या फिर फ्लाइट या ट्रेन से नहीं कर रहे, आप किस में कर रहे हैं? आप अपनी जर्नी अपने ही लोगों के बीच में कर रहे हैं। एक अलग तरीके से उनको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। एक अलग तरीके से उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो ये हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, हर एक सेशन के अकॉर्डिंग हम नई-नई मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। और ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है हर एक चीज़ कि आपने इतने दिन में क्या किया है और किस तरीके से किया है। जिनकी ड्यूरेशन जो होती है वो मिनिमम 3 मंथ से मैक्सिमम 2 ढाई साल तक होती है। जैसा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि 2 ढाई साल से अब तक हैं। कंटिन्यूअसली वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। मतलब एक शख्स ने स्टार्ट किया था एज अ एम्प्लॉय, अब वो खुद ओनर बन गए, अब रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। तो पोजीशन चेंज होता है। हम आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट आपको मल्टीपल चीज़ों के लिए वेलकम करेगा। क्योंकि उनके दिमाग में तो ये है कि सिर्फ आप इतना काम कर सकते हो। आप काम करके बड़ा दिखाओगे तो मल्टीपल चीज़ों के लिए आपको वेलकम करेगा। तो ये ऐसा वर्क होता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक और मुझे सवाल आ रहा है इसी के रिलेटेड, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ओके। मेरी जो बैकग्राउंड है वो मॉडलिंग की रही है। हाँ। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी भी प्रोडक्ट के फेस हैं। मतलब सर्टेन पीरियड के लिए हमें किसी ने हायर किया है कि हम एक एजेंट की तरह उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अपने चेहरे से, अपने हरकतों से, अपने पोजीशन से या किसी भी तरीके से। जब उस प्रोसेस को हम दिखाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं, तो वो प्रोडक्ट कुछ देर पहले तक एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है। लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन करने के तरीके से वो प्रोडक्ट में वैल्यू एड ऑन होती है। कपड़े तो हर कोई पहनते हैं, हर तरह के नॉर्मल कपड़े होते हैं, लेकिन जो हमारी हरकतें होती है, उस कपड़ों की मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी शख्स को या किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से दिखाया जाए या सही इमेज बनाया जाए, तो वो एक्चुअल में जो वैल्यू ऑफर करता है उस टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचता है। तो ये चीजें जब मैं करता था तो मुझे समझ आता था कि ये प्रोडक्ट तो एक जगह है, लेकिन इंसान को जब सही तरीके से पोजीशन किया जाए तो वो जिस जगह में जाना चाहते हैं और जिस चीज की वैल्यू रखते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। और मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था जिस जगह में हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है मुजगान, अच्छा, जो कि रायपुर के पास में, रायपुर के एक बहुत करीबी गांव में से एक है। हम जब एक गांव से निकल करके बड़े शहरों में जाते हैं तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करने में एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है। ये भी अपने आप में एक अलग जर्नी होती है डेफिनेटली। कि आप उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनके बात करने के तरीके अलग हैं, कपड़े पहनने के, बिहेव करने के, आपको रिस्पॉन्ड करने के तरीके अलग अलग हैं। और उस जगह में जब मुझे प्रेजेंट करना पड़ता था तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन की वजह से पीछे हटते हैं, जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की, जिन्होंने अच्छे से अच्छे सारी चीजें की, लेकिन अपने प्रेजेंटेशन में, अपने इमेज में वर्क नहीं किया। तो वो एक बहुत बड़ा गैप दिखा मुझे, जिसमें मुझे लगा कि मुझे इन चीजों में मेहनत करना चाहिए। चूंकि पोजीशनिंग में मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी, तो
तो मैं अपनी टीम के साथ मिल करके इन चीज़ों को बहुत डिकोड किया कि इसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत अफ़सोस होता था कि मुझे एक बच्चा दिखता था, वो भी एक गाँव का है, और वो लोगों के सामने इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज़ उसके पास एक लैंग्वेज बैरियर है। वो उनसे ज़्यादा जान रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो लैंग्वेज बैरियर कहीं न कहीं उनको ना एक लिमिटेशन में ला दे रहा है। या कोई इंसान कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठा हुआ है जो लोग वेल एटिकेट में हैं, वेल बिहेव्ड हैं, अब उसको बात करने नहीं आता, प्रेज़ेंट करने नहीं आता, तो उनके अंदर जो एक भावनाएँ आती हैं कि शायद हम इस दुनिया से बिलॉन्ग नहीं करते। तो वो चीज़ को मैं देखता था कि मेरे जगह में वो है। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई दूसरा क्षितिज कभी ऐसा सफ़र करे, इसलिए मैंने एक कंपनी बनाई, प्रोजेक्ट तस्वीर। It's purely called as a act of kindness also. यस। बस मेरी एक छोटी-सी लालच है इसमें कि कोई एक ऐसा टैलेंट पीछे ना हट जाए Yes, कि वो वही कोई तो। एक ऐसे जगह से आता है या फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट से आता है। इमेजिन करिए एक ऐसा बच्चा जो कि कंप्लीटली मेल स्कूल में पढ़ा है, अचानक से उन्हें बोला जाए कि फीमेल से बात करना है, आपके नहीं लिए बहुत करना। कॉमन बात होगी, लेकिन उस इंसान के लिए उसकी पूरी बीपी नीचे हो जाएगी, उसके पैर कांपने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि आज धरती फट जाए, मैं अंदर चले जाऊं। होता है। उस डर को आप इमेजिन नहीं कर सकते, और ये सारी चीजें मेरे साथ पहले हो चुकी हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं ये प्रेशर को फील करता था। नहीं, but such a nice and kind thought, I would say. डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। क्षितिज जी, प्रोजेक्ट तस्वीर सिर्फ इमेज मैनेजमेंट तक लिमिटेड है या पर्सनालिटी और माइंडसेट इन चीज़ों पे भी काम करती है? देखिए, इमेज मैनेजमेंट बेसिकली वो सिर्फ दिखने वाला चीज़ नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि आप बाहर से किसी भी चीज़ को एक लेवल तक पैकेजिंग कर सकते हो, लेकिन अंदर में उसकी साइकोलॉजी कैसी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा गेम साइकोलॉजी का है। हम आपके पास ऐसे हर्डल्स लाते हैं जिन चीज़ों में ऑलरेडी आप फेल हो चुके हैं। हम एक थ्योरी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ज़्यादा लर्न करेंगे और उतना ज़्यादा अनलर्न करेंगे। जब तक आप अपने फेल्यूर की कहानियों को अनलर्न नहीं कर रहे हैं, नई कहानियों को आप बना नहीं रहे हैं। प्रोजेक्ट तस्वीर में जब आप अपनी इमेज को रिफॉर्म करते हैं, तो वो पर्सनैलिटी एक उसका सब डिवीजन पार्ट है जो अपने आप रिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको डर है कि अपने पास के एक शॉप में अगर आप जाके बात करेंगे आपका काम हो जाएगा, ये डर है, ये डर साइकोलॉजिकल डर है। तो हम इस घटना को हम करवाते हैं, एक नहीं 150 शॉप में ले जाएंगे आपको, Okay. किस तरीके से बात करना उसकी अलग अलग मेथड सिखाएंगे। हमारा ब्रेन इतना खूबसूरत होता है कि इस कंडीशनिंग को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है इसमें, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इसमें ग्रूमिंग, पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट, इमेज मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इंटरपर्सनल स्किल ट्रेनिंग, एटिकेट ट्रेनिंग, इन सारी चीजों का एक प्रॉपर मॉड्यूल बनता है जो स्टेप बाय स्टेप आता है। ग्रेट। पर्सन को 360 डिग्री चेंज करेगा कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज हो जाता है हर एक चीज। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें हेयर स्टाइलिंग में एक छोटा सा पार्ट है। यस हम लोगों को इसमें छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। आप अपने कपड़ों को कैसे केयर करते हैं, कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिसमें आपको कपड़ों को आयरन करना भी सिखाया जाता है, जूतों को पॉलिश करना भी सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब तक उन कपड़ों की, उन शूज की वैल्यू नहीं करेंगे तो उस पोजीशन की वैल्यू नहीं करेंगे। तो हमारा काम, वो काम छोटे इसलिए नहीं कराना है, हमारा काम ये है कि उन चीजों को समझना है कि उसमें क्या कंडीशन लगता है, तब आप वैल्यू करेंगे। वेरी वेल सेड। मतलब ये इतना डीप है, Yes. लेकिन अगर कोई समझ गया इसको तो इट्स अमेजिंग। इट्स वेरी ये हेल्पफुल। कंप्लीटली वन ऑन वन होता है। इसमें हम ऐसा नहीं कि टास्क दे के चले गए, हम अपने सामने अपनी टीम के साथ उसको ऑब्जर्व करते हुए करवाते हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें एक तरह की ड्रिलिंग होती है, आर्मी ड्रिलिंग जैसे होती है ना। आर्मी ड्रिलिंग में क्या होता है, आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिसमें एक वॉर हो रहा है, या फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहां पर आपको खाना नहीं मिल रहा है, एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहां पर आपको कुछ सिविलियंस को बचाना है। वैसे ही इसमें भी
एक प्री डिजाइन मॉड्यूल होता है जिसमें आपको ऐसे टास्क फोर्स करने पड़ते हैं। ये वैसा है। मुझे बहुत जल्द ज्वाइन करना पड़ेगा। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तो क्षितिज जी, जैसे काफ़ी सारी बार कॉर्पोरेट ट्रैवल्स होते हैं जिसमें लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं फॉर वर्क पर्पस एंड ऑल, तो क्या उसको भी एक एक्सपीरियंस काउंट करेंगे? क्योंकि उस सिचुएशन में तो उनके ऊपर इतना वर्क प्रेशर है, ऑलरेडी शेड्यूल में ही चलना है, तो वो होगा उनका एक्सपीरियंस? बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं हाँ। इस चीज को लेकर के, मैं पिछले 12 सालों से सिर्फ काम की वजह से ट्रैवल कर रहा हूं और 12 सालों में मैंने मल्टीपल सिटीज में वर्क किया। हम्म। क्यों? क्योंकि मेरा वर्क मुझे वो अलाउ कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब इसमें लोगों को ये लग रहा है कि हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। हम मल्टीपल नए लोगों से मिल रहे हैं, हाँ। मल्टीपल नई बातें सीख रहे हैं। और ट्रैवलिंग लोगों को लगता है ना कि सिर्फ एक बाइक में या कार में पहाड़ों में जाना वही ट्रैवलिंग होता है, नहीं, तो शायद बस उतना नहीं होता हो। हम्म, इमेजिन करिए कि आप रायपुर से निकले हैं, अगर बाई चांस ट्रेन में निकले हैं, तो आप यहाँ से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन में बैठने के बाद ट्रेन में मल्टीपल लोगों के साथ आप उस बोगी में बैठे मल्टीपल चीज़ें बात कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ स्टेशन में उतरे, वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपने टैक्सी लिया, टैक्सी में लेने के बाद होटल तक जाना, मल्टीपल इनकाउंटर हो रहा है। आपको डिसाइड करना है उस ट्रैवलिंग में आप अपने ब्रेन में क्या शॉपिंग कर रहे हो, हाँ। किन चीज़ों के आप मज़े ले रहे हो। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं एक अननोन स्ट्रेंजर जो मेरे साथ बैठे, चाहे फ्लाइट में बैठे या फिर ट्रेन में बैठे, मैं उनसे बात करूं, उनकी लाइफ के बारे में जानूं। तो वो मेरे लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं कंसिडर करूंगा कि बिजनेस ट्रिप जो होते हैं वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग ट्रिप्स होते हैं, क्योंकि आप एक प्रोटोकॉल में रहते हो लेकिन अगेन उस प्रोटोकॉल में बचने के लिए अपनी खुशी, एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ट्रैवलिंग में भी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे रोड ट्रिप्स, फ्लाइट से या थ्रू वाटर क्रूज वगैरह। तो इसमें से आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में या ट्रैवल एक्सपीरियंस को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और क्यों? मैं बहुत लंबे समय में ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ ओके। और ट्रेन में ट्रैवल बजट के अकॉर्डिंग भी मैंने किया है और कुछ ऐसे जगह में मैं जहाँ गया जहाँ ट्रेन ही जाती थी, फ्लाइट नहीं जाती थी। तो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी जो मेरे जो रहे हैं वो ट्रेन में रहे हैं। ओके। और ट्रेन में कुछ ऐसी मेमोरी रही है कि टिकट कैंसिल हो गया, और वो भी जब आपकी कनेक्टिंग ट्रेन है वो डिले हो गई, ये हो गई। वो मेमोरीज मेरी बचपन की वो बहुत बहुत अच्छी है। खासकर जब आप कहीं जाना चाह रहे हो ट्रेन में और ट्रेन में पेंट्री ना, इमेजिन करिए, और वो खाना नहीं रखा आपने खाना नहीं रखा। और ट्रेन 8 घंटे लेट है, तो ये मेमोरी बहुत खूबसूरत होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि मेमोरी अगर क्रिएट हो तो ट्रेन से हो। अदरवाइज चूंकि मुझे काम के वजह से सही टाइम में सही जगह पहुँचना है तो मैं फ़्लाइट करता हूँ। फ़्लाइट में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होती है। मेरी आदत यह है कि जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ ना तो मैं 1.5-2 घंटा पहले जाता हूँ, मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे और पहले। अच्छा। और मैं एयरपोर्ट में हर एक शॉप में घूमता हूँ, ओके। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ मैं। वहाँ के लोग वहाँ क्या प्रिफर कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। चाहे वो ट्रेन हो या फ्लाइट हो या बस स्टेशन, वहाँ के जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, कई कई जगह में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो शॉपकीपर हैं। नाइस। जैसे नागपुर में रेलवे स्टेशन में एक बुक शॉप है। वो अंकल से जब कभी भी मिलता हूँ मैं शायरी शायरी खेलता हूँ, 2 शायरी वो सुनाते, 2 शायरी मैं सुनाता हूँ। क्या बात। तो एक रिफ्रेशमेंट होता है। मैं दिल्ली जब जाता हूँ, दिल्ली में मेरा फिक्स है कि जिस जगह में मेरी फ्लाइट आएगी उसके बाद वहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक शॉप है जो कि बहुत ही मिनिमल चीज़ों में डील करता है, डेली नीड्स से रिलेटेड। अब मैं अपने स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग डेज में वहाँ पर जाता था तो मैं रुक करके कुछ खा के निकलता था, तो रूटीन आज भी है। कलकत्ता में एक शॉप है जो कि बहुत छोटा है, वो मुश्किल से वो 5 बाई 10 का एक दुकान होगा जो कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट देता था, नाश्ता देता था। समीर भैया नाम है उनका।
वहाँ मेरी पूरी एक्साइटमेंट रहती थी जब मैं लैंड करूँगा और एयरपोर्ट से जब वहाँ जाऊँगा, वहाँ से कम आधे एक घंटे का दूरी है। मेरे दिमाग में चलते रहता था कि आज समीर भैया को मैं सरप्राइज़ करूँगा, उनको बताया नहीं, वो क्या नया बनाएँगे मेरे लिए। तो ऐसे करके अलग-अलग अलग हैं। कुछ जगह में मेरे कुछ कॉफ़ी पार्टनर्स हैं, जहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉफ़ी पी कर के उनसे बात करने के लिए जाता हूँ। तो ये ट्रैवलिंग में एक अपनी एक मेमोरी बन जाती है। डेफिनेटली वेरी ट्रू। वेरी ये सुन के मुझे भी एक वो याद आ रहा है, वो देहरादून वाले अंकल का, हाँ जो बहुत स्पेशल था। सेम मतलब रिकॉल हो रहा है वो जो आप बात कर रहे हो ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हर एक जगह में मेरे कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड होते हैं। गोवा में एक जगह है जहाँ पर जो तिब्बतन लोग होते हैं, वहाँ पर 2 हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए थे और हम इसीलिए गए थे कि उनसे बात करना है, सिर्फ बात करना है। हम जो भी चीज़ ले रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। वो हमसे बात की, बोले यार आप लोग आते हो और आपसे जो बात करके दूसरी दुनिया के बारे में जो पता चलता है वो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे हमारे एक फ्रेंड है जो कि उन्होंने कॉफ़ी शॉप डाला वहाँ। अब मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं आ रहा हूँ। सरप्राइज विजिट। हाँ, सरप्राइज़ वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। क्योंकि वो खुशी जो होती है ना, आप किसी को हाँ, वो मिलने जा रहे हो, naturally। यस वो नेचुरल सबसे बेस्ट होता है। हम्म। क्योंकि एक तरीके से जो पहले होता था ना कि हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं यस। और वो रिश्तेदार जब हमें देखता था ना, वो खुश हो जाता था, खासकर उस घर के बच्चे। हाँ अब होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, छुट्टी है ना? हाँ, अब घूमना ये करना है। घूमेंगे। तो बस ये सेम इमोशन कहीं न कहीं मैं कुछ उन लोगों से लाता हूँ, जो कहीं न कहीं दोस्त बन गए इस जर्नी में। रियली दिस नाइस इज अ वेरी डिफरेंट टच ऑफ यू एज और वेल। मतलब ट्रैवल लोग जाते हैं जैसे आपने शेयर किया कि गोवा जाते हैं कि भाई वो सनसेट देखेंगे क्लबिंग करेंगे बीचेस में एंजॉय करेंगे आपने बताया कि आप सिर्फ वो एक तिब्बतन कपल से मिलने के लिए गए और दैट्स अ आपने डिफरेंट। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्कुल। ट्रैवल स्टोरी मैं बहुत ज़्यादा मेरी मेमोरीज़ जो है ट्रैवलिंग से, वो लोगों से है। और चूँकि मैं एक ऐसे प्रोफ़ेशन में जिस प्रोफ़ेशन में हम लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए एक फ़ीड है, मेरे ब्रेन के लिए एक फ़ीड है। मैं इसको एक केस स्टडी की तरह लेता हूँ, जिसको मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी से बात कर सकते हैं और कोई अलग दुनिया मूवी देख सकते हैं। इमेजिन करिए, मथुरा की गलियों में आप एक ऑटो ड्राइवर के साथ आधा घंटा बिताइए और उनसे बात करिए कि उसकी लाइफ कैसी है। एक अलग अलग दुनिया है, मज़ा आ जाएगा आपको। कभी इमेजिन करिए कि महाकाल की नगरी में अगर आपको एक जो कि बाइक, जो रेंटल बाइक होती है, उसमें आप बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि आपको रेलवे स्टेशन से महाकाल जाना है और वो शॉर्ट पीरियड की ड्यूरेशन है। आपकी जर्नी कैसी जा रही है? एक अलग दुनिया आपको जानने को मिलेगा। मुझे तो अभी इनकी बात सुन के मन कर रहा है कि मैं सही में चले जाऊं अभी और ये एक्सपीरियंस करूं मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने क्या देखा क्या है। देखा जैसे हर ट्रैवल स्टोरीज में या हर एक के इंसान की लाइफ में ट्रैवल का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल या अनप्लान्ड रहता है। आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था? मेरी हर एक जो जर्नी होती है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। पता ही नहीं चलता कि कब मैं किनसे मिलने वाला हूँ, क्या होने वाला है और किन चीज़ों की स्कैरसिटी में जाने वाला हूँ। हम्म। अभी आप बोले ना, फटाक से मेरी 2 जर्नी मेरे दिमाग में आ गई। एक पहली तो जब मैं अपनी लाइफ की पहली जर्नी हम्म। स्कूल की तरफ से जब मैं गया था, उस उसके बाद जिसमें आप फुल फ्लेज खुद से उम्मीद करके जाते हो कि हाँ, मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मेरा छोटा भाई उस समय 9th में था। मैंने उसको बोला चलो गोवा चलते हैं। गोवा। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड। हाँ, 11th ओके। स्टैंडर्ड में था मैं और मेरा भाई 9th स्टैंडर्ड में था। लाइसेंस नहीं बना है। लेकिन हमने क्या प्लान किया कि भाई गोवा चलना है, क्योंकि ठीक है। हमारे कज़न ने बोला कि अब वो कॉलेज ट्रिप में गोवा जा रहा है। अच्छा। अब वो बोला तब से मेरे दिमाग में चलने लगा, गोवा तो जाने वाली जगह है, जाना चाहिए। अब इमेजिन करिए 11th स्टैंडर्ड का एक बच्चा, है ना, मुश्किल से शायद मेरी उम्र उस समय 14-15 रही होगी।
15 साल के हाँ, आसपास। 15-16 के 15 आसपास, 15 हाँ। अब आप इमेजिन करिए, मैं और मेरा भाई, है ना, सबसे पहले तो मैं ब्रेन वॉश किया भाई का, हम्म, है 9th ना। स्टैंडर्ड में वो मैं उसको बोला, बाबा देख ऐसा बात है कि ना दुनिया बहुत बड़ी है, हम्म, और दुनिया इतनी बड़ी है कि हमको जाना ही पड़ेगा वहां घूमने के लिए। मजा आ जाएगा। तो बोला, और वो भी मस्त मस्त सपने दिखाया मैं उसको, यार वहां जाने से ये देखने को मिलेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। अब वहां तक ठीक। अब ये तो हो गए, अब टिकट कैसे करना, हमने कभी टिकट नहीं देखा, क्या नहीं किया। सुबह 5 बजे टिकट काउंटर में हम लोग गए, वो भी किसी से पूछा कि कहाँ मिलता है टिकट। अच्छा, घर वालों से पूछा था नहीं, पर घर वालों को पता ही नहीं था, पता ही नहीं अच्छा, था। ये कुछ पता ही नहीं बिल्कुल था। पता नहीं था। हम ओके, टिकट पता ये तो किए, निकल टिकट बुक किए, टिकट खरीद लिए। वो अच्छा, भी कैसे, जो पैसे आपके गुड जो लक में गुल्लक में मिलते हैं ना, 100 रुपया, हाँ 200 रुपये, ऐसे करके मैंने ना कुछ पैसे 5000 जमा के कर आसपास जमा करके रखे थे। तो हमने टिकट लिया, और बोले किसमें, मैं बोला किसमें मजा आएगा। तो ये कन्वर्सेशन एग्जैक्टली टिकट काउंटर में हुई हाँ, कि किस सीट में बैठ के जाना चाहिए। उन्होंने बोला एसी में जाओ, बड़ा मजा आएगा। मैं इससे पहले ट्रेन में प्रॉपर ट्रैवल नहीं किया था। मेरा भाई रायपुर से ज़्यादा दुर्ग गया होगा, अच्छा, या फिर आसपास कहीं गया होगा हाँ, बिलासपुर, हाँ, बट वो भी ट्रेन फैमिली में के नहीं बैठा साथ है। नहीं, ट्रेन में ही नहीं बैठा, अच्छा क्योंकि बहुत ओके, छोटे छोटे थे ना, उस समय हाँ, जरूरत ही हाँ नहीं था। हम्म, अब इमेजिन करिए, 2 बच्चे, हल्की हल्की दाढ़ी आई हुई है, और वो टिकट ले लिए और घर में जाके बता रहे हैं अच्छा कि पापा घूमना तो चाहिए। तो भी बोले हाँ भैया, घूमने से बहुत कुछ होता है। हाँ, बोला पापा आपकी नज़र में घूमना कहाँ चाहिए। हाँ, बोला यार आसपास देखो। और हम लोग ने यहाँ पर एक ट्रिक निकाला था। हम्म, हमें पता था कि यहाँ से डायरेक्ट गोवा जाएंगे तो कोई अलाउ नहीं करेगा। हम्म, हमने एक बीच में ना ब्रेक कर दिया, हम बोले कि पुणे जा रहे हैं। पुणे में मेरे कज़न रहता था, मैंने उनसे पूछा और भैया कैसा चल रहा है, सब बढ़िया है। उन्होंने बोला हाँ। बोले आते हैं भैया, मतलब उन्होंने बोला कि आओ यार एक आध बार। मैं बोला हाँ भैया आते हैं करके। अब बस उन्होंने एक लाइन बोला आओ। हाँ अब वो वहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, उनका लास्ट ईयर था कॉलेज का। हमने सिर्फ एक लाइन को मार्क किया कि आना कभी, आप फिर उस दम पे आना कभी। हम टिकट खरीद लिए और डैड को बोले पापा भैया वहाँ रहते कभी मिलने जाना चाहिए। हाँ बोला जाओ। बोले आना कभी जाओ। बोला पापा ये लो टिकट। मेरे डैड 10-15 मिनट तक कंप्लीटली ब्लैंक थे, उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उन्हें लगा कि ये क्या मजाक कर रहा है क्या। और मैंने डायरेक्ट टिकट दे दिया उनको कि पापा कल सुबह की ट्रेन है 4 बजे की, और हमें यहाँ से पुणे जाना है। अब उनको पता है कि मैं यहाँ से रायपुर से अंबिकापुर अकेले नहीं गया। ये बोले इतना दूर कैसे जाएगा ये। बोला पापा मुझे सुबह छोड़ देना, आगे अपन देख लेंगे। और हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, और रिटर्न टिकट भी नहीं, और पैसे तो थे ही नहीं उस समय, कुछ कमाना वाना नहीं। लेकिन ये लाइफ की मेरी पहली ऐसी जर्नी थी जिसमें मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और इसमें इतनी मेमोरीज थी, 1 हफ्ते की थी, इतनी मेमोरीज थी जिसको शायद अभी मैं बोलते बोलते मैं अगेन उतने पीछे चले गया। मैं खुद इमेजिन कर रही हूँ, एडवेंचर, हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हुई है सस्पेंस, कि टीसी ने भी ट्रेजेडी। हमको रोका, उतार हाँ दिया बीच में। हम जिसके घर जाने वाले थे उन्होंने फोन नहीं उठाया सुबह वहां। उस टाइम तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, फोन आई थे, मीन फोन थे, फोन, इंटरनेट उतना वर्क नहीं करता था। इंटरनेट नहीं था तो पता नहीं है क्या गूगल नहीं कर सकते हो हाँ, तो ये कुछ। बेस्ट मतलब मेमोरी आई थी मेरी थिंक लाइफ आपने की। सब कर लिया ना उसमें, हाँ उसी में से सब मतलब हाँ, मैं बल्कि एडवेंचर। जितने भी ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं ना, मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे प्लान कर दो जहां पर आपको मोबाइल रखने का मौका ना मिले, पैसे रखने का मौका ना मिले, तो लाइफ की ट्रैवलिंग सबसे बेस्ट वहां होती है। नाइस आप यार, कुछ मेरे ऐसे ऐसे को चीजों को इनकाउंटर करेंगे ना जहां पर आप ना अपने कंफर्ट के चलते नहीं कर रहे थे। अच्छा, फिर फैमिली को पता चला था? हाँ पता चला, इंस्टेंट पता चला। अच्छा इंस्टेंट पता चला, ऐसा है कि हाँ सोचा था बाबा बगल से गोवा घूम के आ जाते हैं, बाकी तो देख लेते। तो हम ऐसे बता रहे थे कि कैजुअल है। बस वो घर से 2-3 किलोमीटर दूर है। और जब हम वापिस आए ना तो ये आग की तरह फैला था। पता है वो दोनों नाइस, बच्चे क्या किए हैं। ओके। नहीं पर कभी ये कभी ट्रैवल में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी बन जाते हैं, मतलब ऐसा इसी बात में कुछ याद आया मुझे कि कभी कोई ऐसा मोमेंट आपका बना हो जो आपको ऐसा लगा हो फ्यूचर में कि यार ये मैंने सही में किया है, या वो आपको ऐसा क्लिक करता हो कि भाई ये जो अनरियल था,
हाँ, आप जो बोले ना, मुझे एक एक ऐसी चीज़ रिकॉल हुई जो शायद मुझे आज तक अनरियल लगती है। ये काफ़ी पहले की बात है। मैं स्पिरिचुअल पर्सन नहीं था। मैं कभी भी, देखो, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना दोनों अलग-अलग है। रिलीजियस वो कंप्लीटली बाय चॉइस होती है, स्पिरिचुअल बाय अपॉर्च्युनिटी होती है। क्योंकि आप एक्ट नहीं कर सकते स्पिरिचुअल होने की, आप अंदर से फील कर रहे हो तब होगा। अब वो मैं हमेशा मंदिर या फिर कुछ ऐसी जगह जाता था जहाँ पर मुझे कहीं न कहीं लगता था कि हाँ, एक इकोसिस्टम रन कर रहा है, जिसमें मुझे एक पार्ट होना चाहिए, उस सेंस में जाता था। मेरी लाइफ कंप्लीटली यू टर्न हो गई सिर्फ एक डिसीजन से। मुझे आज भी याद है, ये 2022 की बात है। मुझे एक कॉल आता है कि क्षितिज, आपको एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है, जज के तौर पे। एक फैशन शो है उस इंस्टीट्यूट का, और वो इंस्टीट्यूट है इंदौर के थोड़े से दूर में, मंदसौर में। मैंने उससे पहले उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, और मैं ऐसा था कि ओके, मंदसौर जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। मैं हाँ बोल करके मैं भूल गया। अब मेरी लाइफ कुछ एक ऐसी टर्न की 2022 में, जिसमें मुझे कंटिन्यूअसली एक ऐसे जगह जाना पड़ गया था, जो कि अगेन वो एक रिलीजियस स्पेस थे। चाहे मथुरा, चाहे वृंदावन, चाहे कोई ऐसी जगह, चाहे इस्कॉन हो, वो एक ऐसा टर्न हो रहा था अपने आप। मैं कुछ कर नहीं रहा था। मुझे याद है, मैं बॉम्बे में था और इस्कॉन टेम्पल से उसी समय आया था। मुझे कॉल आता है कि क्षितिज, आपकी फ्लाइट हम टिकट बुक कर दे रहे हैं, आप आइए करके। और आपको हम एयरपोर्ट से ले लेंगे, और बीच में 2-3 जगह है, आपको साइट सीइंग करवा के शाम को इवेंट में ले जाएंगे। मतलब ठीक है। अब मैं ऐसा था कि पिछले ना कंटिन्यूसली 2 महीने से ट्रैवल कर रहा था, 2 से ढाई महीने से। मैं 2 से ढाई महीने में अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट की वजह से कुछ असाइनमेंट थे, कुछ मेरे राइटिंग वर्क्स भी थे, जिसके चलते मैं वॉइस ओवर भी कर रहा था। मुझे ढाई महीना कंटिन्यूसली ट्रैवल करना था, और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। मैं चाह रहा था कि यार, ये कैंसिल हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, कोई और उनको बेटर इंसान मिल जाए उनके वर्क स्पेस के लिए। उनका फैशन इंस्टीट्यूट था, तो मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन हम बोलते हैं ना कि कुछ इच्छाएं हमारी होती, कुछ ऊपर वालों की। ऊपर वाले की। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ एक ऐसा मैजिक हुआ जो मेरा पूरा माइंडसेट बदल दिया। मुझे रायपुर आना था, मैं रायपुर आया। मेरी टिकट बुक हुई थी रायपुर से इंदौर की। मेरे लाइफ में, सॉरी, बॉम्बे से इंदौर से। मेरे लाइफ में वैसा मैजिक कभी नहीं हुआ। मैं इंदौर गया, इंदौर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। बस इतना जानता था कि एक इंदौर जैसी एक जगह है, वहाँ क्या होता है, कैसा होता है, कुछ नहीं होता। मेरी जो फ्लाइट थी बॉम्बे से, वो थी अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 ओ क्लॉक के आसपास, ऐसे कुछ थी। मतलब वहाँ मुझे पहुँचना था। उसके बाद 6:30 को फ्लाइट वहाँ से निकलेगी। तो मैं रात को ही चले गया था, कुछ 3:30-4 बजे। 3 घंटे से मैं वहाँ था एयरपोर्ट में। मन में चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बेमन से मैंने फ्लाइट ली, लैंड किया। अब उन्होंने बोला कि उनके साथ एक इंसान थे जो मुझे लेने आए थे, एक ड्राइवर, और वो उन्होंने बोला, सर आपको बहुत खूबसूरत जगह ले जाते हैं, आप आए हो इंदौर। इंदौर जो है महाकाल की नगरी है, आपको उज्जैन ले जाते हैं, क्योंकि उज्जैन क्रॉस करके आपको मंदसौर जाना पड़ेगा। मन में ऐसा चल रहा था कि यार, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, और ये आदमी मेरे को सुबह सुबह लेके जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक टॉर्चर फील हो रहा था। सच बताता आ रहा हूँ, मेरे को टॉर्चर फील हो रहा था कि सुबह सुबह आपको कोई बोल रहा है, 6 साढ़े, मतलब ऑलमोस्ट 9 बज रहा था, 9 बजे, कि आपको ना मंदिर ले जाना है करके। टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं बोला ठीक है, चलो चलते हैं। हम उज्जैन पहुंचे, उज्जैन के मेन गेट के पास पहुंचे। तब तक
मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरी माइंडसेट कैसी थी, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया एक्चुअली। सुबह सुबह हो रहे थे, मुझे याद है, हाँ 7:30 हो रहा था, 7:30 हो रहा था, मैं कहाँ फंस गया, मेरा मेरा ऐसा एटीट्यूड था। और वो बोले कि चलो चलते हैं, गाड़ी बाहर में रखनी पड़ेगी, आपको ना 1 आध किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। फिर मैं बोला यार कहाँ फंस गया मैं गेट तक पहुंचा और उन्होंने किनसे बात की थी कि मैं आने वाला हूं, हमें यहाँ ले जा दिया जाएगा, और वो इंसान फोन ही नहीं उठाया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे मन से क्या आवाज निकली, मैं नहीं आऊंगा कभी। और वो होता है ना, एक बच्चा जब रूठता है ना कि मुझे मेरी मनपसंद चीज नहीं मिल रही है, कोई भी चीज जो मुझे मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, मैं नहीं आऊंगा, मनाओ मेरे को। मेरे मन से वो निकला। विद इन सेकेंड एक अचानक से एक आदमी आया, वो हमें बोला अंदर बुला रहा है। मैं अंदर बुला रहे मतलब, अब ये बात है गेट की। अब गेट से ऑलमोस्ट महाकाल का जो अंदर मंदिर है ना, वो एक लंबा यात्रा है। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन अ मिनट बोल रहा हूं मैं, एक ऐसी भीड़ आई वहां पर जो पूरी साइड होती गई। मेरी कोई चेकिंग नहीं हुई, ना पूछा गया कि मैं कौन हूं, और मेरे साथ जो आदमी था ना, वो आदमी नहीं दिख रहा था मुझे कहाँ है, और मुझे बस आगे ढकेला जा रहा था, आप आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए। और एक शरीर में एक अजीब से एनर्जी फील हो रही थी, और मैं बहुत स्पीड से जा रहा था, उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और उसको ना वहां से वहां क्रॉस करने में मिनिमम 15 मिनट के आसपास लगता है। अगर आप वीआईपी रूट से जाएंगे तो, अभी तो बहुत कुछ बदल गया है, अभी तो वहां अंदर जाने मिलता नहीं है। 15 मिनट की दूरी ना मैंने 1 मिनट में तय की, और मैं भागते हुए गया। क्यों? क्योंकि वो भीड़ मुझे आगे बढ़ा रही थी, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ना वो मुझे जानती थी ना मैं उन्हें जानता था, और मैं वहां जैसे पहुंचा, एक बहुत जोरदार साउंड आया, एक झंकार आई महाकाल की, और मुझे एहसास हुआ कि मैं वहां पहुंच गया हूं। सामने में मैं नंदी के सामने खड़ा हूं, और एक कुछ ऐसा क्रिएट हुआ जो मैं आज भी नहीं भूलता हूं। आज भी मेरे पूरे गूज़बम्स आ जाते हैं। मुझे उन्होंने देखा, पुलिस वहां थी, वहां कम से कम 10 से 15 हजार लोग रहे होंगे, 10 से 15 हजार, क्योंकि हम सोमवार को गए थे, और सोमवार को वहां बहुत भीड़ होती है। वो जा रहे हैं, उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया। मैं आरती देखा वहां, प्रॉपर आरती देखा, और मेरी वहां बात हुई उस एनर्जी से, और साइलेंटली मेरे कान में आवाज आया, लो आ गए। आंखों से मेरा आंसू आ गया। इससे पहले तक मुझे पता था कि एक एनर्जी है, एक इकोसिस्टम है, जिसे हम ब्लाइंडली बिलीव कर रहे थे। लेकिन उस वक्त के बाद मैंने उस एनर्जी से बात की थी। अपने आप एक फूल की माला आई, मुझे पहना दिया गया, मुझे नहीं पता क्या है। और इस बीच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरे साथ जो आदमी आया था, जो मुझे लाया था पहला, और जिस आदमी को मुझे दिखाना था, वो आदमी कहाँ है। उस दिन मैंने जाना कि एक आप भगवान से मिलना चाहते हो, एक भगवान आपसे मिलना चाहता है, दोनों अलग चीज होती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप वक्त से पहले, जरूरत से पहले, और जज्बात से पहले किसी से नहीं मिल सकते, खासकर ऊपर वाले से तो नहीं। वो मेरी जर्नी पूरी चेंज कर दी, लाइफ का मोटो चेंज कर दिया। उससे पहले मैं बहुत एरोगेंट था, बहुत एटीट्यूड वाला था, बहुत मतलबी आदमी था। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किस चीज के लिए वर्क कर रहा हूं। आज भी मैं उस जगह को, उस लोगों को, उस इकोसिस्टम को थैंक्स कहता हूं कि मुझे एक्चुअल में मुझे खुद से मिलाया गया, कि मैं कौन था और मैं क्या करना चाहता था। उस जर्नी को मैं कभी नहीं भूलूंगा।
सुपर अभी भी गूज़बम्प्स ओवरवेलमिंग चल रहे मैसेज है। हैं। आपको मैं बोल रहा इमेजिन हूँ, मेरे कान में वो आरती चल रही है, वो शंखनाद हो रहा है, वो ढोल बज रहे हैं और पीछे से आवाज आ रही है, वही वो एक बीट बीट की मैसेज। तरह बज रहा है। वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलने वाला। अभी देखिए कि अभी एसी जो चल रहा है वो 16 में है और ये देखो मेरे को पसीना आ गया। ऐसा चीज है ये। तो यही एक मैसेज ये था। ऐसी चीज है, जब तक आप खुद नहीं फील हाँ करेंगे ना तो आपको नहीं मिलने राइट। वाला। और मैंने ट्राई करके कोशिश भी की कि आपको कैसा फील होता है, खुद से करते हैं तो नहीं होता। उनकी मर्जी जरूरी है। और सिर्फ वही नहीं, जितने भी ऐसे स्पेस है जहां पर एनर्जी कलेक्ट होती है, वो जगह आपको फील कराएगी। ये अच्छा और डीप रियल एक्सपीरियंस ये। मैंने तो इसमें बहुत सारी चीजें फिल्टर की। कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जिसमें मैं बताऊंगा ना तो लोगों को यकीन नहीं होगा। ये वही इंसान जान पाएगा जो एक जिसने स्पिरिचुअल जर्नी में फील है। करेक्ट है, काफी करेक्ट है। और इसमें ना कोई भी चीज के पीछे ना इफ एंड बट वाई ये सब हाउ नहीं होता नहीं होता, बस होता है। ये और ये यहाँ पॉसिबल है। यहाँ पॉसिबल है। यस ये जो किए वही जानेंगे। यस। और ये आपकी मर्जी से, अगेन मैं ये कह रहा हूं, मैं कितनी भी कोशिश करूं अपने से ना, वो वैसा क्रिएट नहीं होता है। सही टाइम, सही जगह, सही लोग, सही आपकी थॉट होनी चाहिए, तब होगा। हमने भी फील किए हैं। नाइस। आपने बोला ना, लो आ गए, हाँ वो वाला। वो फील हुआ। होता है। ट्रैवलिंग आपने बहुत किया, कुछ किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं। जितना आपने किया। और मैंने सुना है कि आप शायरी भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट शायर हाँ। रखते हैं, शायर भी हैं आप। तो एक ट्रैवलिंग के ऊपर कोई शायरी अगर आपको याद आ रही हो तो 2 ओके, लाइन। ट्रैवलिंग के ऊपर हम इतना इंटेंस अभी बात किए ना वो क्लिक मैं नहीं हुआ, कंप्लीटली that's ब्लैंक हो okay। गया अभी। मैंने बहुत बड़ी एक लाइन लिखी थी जो कि मैं आज भी मानता हूँ, ये मेरा तकिया कलाम की तरह है, कि जो मैं अपने प्रोफेशन में यूज़ करता हूँ, नज़रें बदलो या नज़ारे, नज़रें बदलो या नज़ारे, क्योंकि सिर्फ नज़रिए की बात है, फिर अपनी मुलाकात है। एक लाइन ये मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दी। अगर आप लोगों को नहीं बदल सकते ना, वो पूरी हिस्ट्री बदल दो, या फिर एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा है। ग्रेट। क्षितिज जी, आपके पास एक बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस भी आप कैरी करते हैं जो कि है मॉडलिंग का, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, राइट? तो आप जैसे जो लोग अभी मॉडलिंग करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हाउ दे शुड स्टार्ट देयर जर्नी या हाउ शुड दे गो अहेड? देखिए, मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है, और अभी का जो दौर है वो प्रिंट सेक्टर का नहीं है, डिजिटल सेक्टर का है। पहले मॉडल जो होता था उनका वर्क कंप्लीटली डिफरेंट होता था। अब मॉडल का वर्क किसी चीज को शोकेस करने के साथ साथ इन्फॉर्म करना भी है। तो आज की डेट में आपके पास दो सेगमेंट है, या आप किसी चीज को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर कोई चीज इस तरीके से मिल रही है, या फिर आप उसको फील करके आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ, इसे हम कैरी कर रहे हैं। तो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आज के डेट में, अगर आप अपने आप को एज अ मॉडल दिखाना चाहते हैं तो 3 तरीके से किया जा सकता है। किसी भी वर्क को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक दुकान होना चाहिए, ठीक है? मॉडलिंग में दुकान हम खुद हैं। हम अपने आप को जितना सजाएंगे, हम अपने आप को जितना ना रेडी करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, उतना अच्छा बिकेगा। ये इसका कोर है मॉडलिंग का। आपको अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा दिखाना है। किसको? अपने प्रोडक्ट्स को, अपने थ्रू। इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है।
क्योंकि मॉडलिंग ऐसा नहीं है कि आप अच्छे लंबे हैं, आप अच्छे स्लिम ट्रिम हैं, अच्छी बॉडी वाले हैं, या फिर शार्प फीचर हैं, या फिर आप स्पेसिफिक तरीके के कॉम्प्लेक्शन या शेड को रखते हैं, या बड़े बाल या बड़ी दाढ़ी, ये दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है मॉडलिंग से। मॉडलिंग में आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है कि इस प्रोसेस को आप कैसे डिकोड करते हो, कि आप किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे अडाउन कर रहे हैं। तो आप आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जिस जगह में मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एक लक्ष्मी राणा जी का है, विल्डर बी कैंप करके, जिसमें वो लोगों को रेडी करवाते हैं कि कैसे आप कैमरा फेस करेंगे, कैसे अपनी हरकतों से, अपनी पोजीशन से, अपने पोस्चर से, अपने बॉडी मूवमेंट से किसी चीज को कैसे लाएंगे, क्योंकि एक सेगमेंट बहुत बड़ा है मॉडलिंग। मैं अपनी थॉट में मोर देन 30-35 सेगमेंट जानता हूँ, जिसमें से मैं 6-7 सेगमेंट में करता था, चाहे पॉट्स मॉडलिंग बोला जाए, या फिर आपको डिज़ाइनिंग के लिए, या फिर टेलर्ड के लिए, या फिर रैम शोज़ के लिए, या रैम वॉक के लिए, कंप्लीटली अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग लेंगे तो इन चीज़ों के लिए रेडी होंगे कि अपने बॉडी पार्ट को किस तरीके से आप दिखा रहे हैं, अपने फीचर्स को किस तरीके से दिखा रहे हैं। उसके लिए वो आपको ऑन कैमरा ना फ्री करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो रेडी होती है, एक डिजिटल पोर्टफोलियो और एक एक्सपीरियंशियल पोर्टफोलियो, जिसमें आप पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को कैसे मेंशन करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। उसको करने के बाद आप किसी भी एजेंसी में, किसी भी एजेंट के थ्रू आप इनरोल कर सकते हो, वो आपकी पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। क्योंकि इनिशियल फेज में इंडिपेंडेंट होकर वर्क करना बहुत गलत होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको प्रेफरेंस क्यों दिया जाए, हाँ, ट्रू। वो किसी नए चेहरे पे दांव नहीं लगाना चाहेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कुछ आइडिया नहीं है, तो आपके ऊपर क्यों खेला जाए। क्योंकि हम सिर्फ क्या देखते हैं, अगर रेमंड का एक शूट हुआ है, पर्टिकुलर एक गारमेंट का शूट हुआ है, उतना नहीं है, उसके पीछे 100 लोगों की टीम लगती है। कुछ लाइटिंग मैनेज कर रहे हैं, कुछ साउंड सेक्शन में हैं, कुछ एडिटिंग सेक्शन में हैं, कुछ सिनेमेटोग्राफी में, कुछ फोटोग्राफी में, कुछ डिजाइनिंग में हैं। 100 लोग होते हैं और 100 लोग उस जगह में आकर के उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। आपके इमेच्योर और अनएक्सपर्ट होने के चलते उनका ना पूरा का पूरा सेगमेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको समझाएगा, किसी एजेंसी के थ्रू जाएंगे कि आप अभी किस चीज के लिए सुटेबल है, क्योंकि आप अपने आप को एक लिमिटेड जोन में देख सकते हैं, वो आपके जैसे सैकड़ों लोगों को कई सालों से देख रहे हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है। और तीसरी चीज, आज के डेट में सोशल मीडिया इतना बूम कर रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा उस इंसान के फीचर्स, उस इंसान के प्रेजेंटेशन से ज्यादा क्या जरूरी है, उस इंसान की वैल्यू क्या है। तो एक तरह की मॉडलिंग ये भी हो रही है जिसमें आप सोशल मीडिया की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन नंबर्स आपको हाईलाइट करेंगे, काम कंटिन्यूसली नहीं देंगे। अगर आप अमिताभ बच्चन के बेटे हैं तो आप दिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप दिखें। वेरी वेल सेड। यंगस्टर जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया में अपने आप को शोकेस करते हैं, जैसे आपने बताया था, उनके लिए डिसिप्लिन और रियलिटी में बहुत सारी चीजें जो है वो समझनी इम्पोर्टेंट है। तो ये अपकमिंग मॉडल्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, मेरी नज़र में चाहे मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपको मल्टीपल सिचुएशन और मल्टीपल कैरेक्टर से गो थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि आपको समझना पड़ता है कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इंसान क्यों कंज्यूम करे। इसलिए आपको नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू जाना पड़ता है। अगर मैं डेनिम की जीन्स पहना हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि वो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। एक आम आदमी उस डेनिम की जैकेट को जब पहनता है कैसा फील करता है, तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा। ये जमाना चले गया जब आप सिर्फ ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं। आप ऋतिक रोशन को कपड़ों में पहने हुए देख रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका चेहरा अच्छा है, आप फील करते हैं कि उसको पहनने के बाद हम भी ऋतिक रोशन जैसे फील करेंगे। तो साइकोलॉजी को खेलना पड़ता है।
इसके लिए मल्टीपल तरीके से आपको समझना पड़ता है और यहाँ से साउंड होना बहुत ज़रूरी रहता है उसके लिए। इसमें अगर आप मल्टीपल चीज़ों से डिसिप्लिन नहीं है, नेटवर्किंग में भी नहीं है, आपकी फिट वैसे ही नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी आपको देख करके आपके जैसा बनना चाहेगा ना, तब बिकेगा वो। आपको देख करके कोई नेग्लेक्ट कर देगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा। नहीं बट नाइस। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा कॉन्वर्जेशन था आपके साथ। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि सिर्फ ट्रैवल की बात नहीं हुई, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ, आइडेंटिटी, आई मीन व्हाट नॉट। और सबसे अमेजिंग वो महाकाल जी का महाकाल, एक्सपीरियंस, yes. इट वाज लाइक सुपर। थैंक यू सो मच क्षितिज जी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। नहीं, जो चीज़ें शायद मेरे दिमाग में थी, कुछ इंसिडेंट जो मैंने शायद कभी शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इसे शेयर करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें कुछ सही समय के लिए बनी होती है। Yes. शायद आज महाकाल को या महाकाल के एक्सपीरियंस को ऐसे ही आना था। yes. And Definitely. all the very best for Project Project Tasveer. Tasveer, yes. And Thank you wish so you a much. great success. Great. Thank you. Thank Thank you. you.